कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एबलस्टीन एक बिल्कुल ऑर्डिनरी टाउन था, बस एक चीज के लिए फेमस, एक बुढ़ा आदमी जिसे लोग लाइंग ओल्ड गाइजर के नाम से जानते थे। उसकी सिर्फ एक ही पहचान थी, बेसिक 1 स्टार मैजिक यूज करना। पर इस स्किल को वो इतना ज्यादा एग्जैजरेट करता था कि खुद को टाउन का ग्रेट मेज बोलता फिरता था। उसका गुस्सा इतना वॉलेटाइल था कि लोकल बच्चे उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन एक लड़का डेरेक उससे अलग नजर से देखता था। उसने उस बुढ़े में एक अपॉर्चुनिटी देखी, मैजिक सीखने का चांस। अटेंशन के भूखे बुढ़े ने डेरेक को अपना चेला बना लिया और जल्द ही उसे एक बड़ा शौक लगा। डेरेक ने मोनो सर्कुलेशन बहुत तेजी से मास्टर कर ली और ऑफेंसिव कास्टिंग भी सीख ली। बुढ़ा इंप्रेस तो हुआ, लेकिन उसका मानना था कि सिर्फ नोबल्स ही ट्रू पावर तक पहुंच सकते हैं। 1 साल बाद डेरेक एक 1 स्टार मेज बन चुका था। कुछ ही टाइम बाद वो बुढ़ा आदमी एक 2 स्टार स्पेल बुक चुराते हुए मरा हुआ मिला। तब डेरेक को समझ आया कि उसकी ऑब्सेशन का असली रीजन क्या था। किसी को पता नहीं था कि डेरेक इस दुनिया का था ही नहीं और एक सिस्टम चुपचाप उसके राइज को गाइड कर रहा था। 4 साल गुजर गए। इस दौरान डेरेक ने क्वेसा फ्लेम हार्ट के बारे में जाना। वो फ्लेम हार्ट विकाउंटी की फॉर्मर मिस्ट्रेस थी जो अब गिर चुकी थी। नोबल बर्थ होने के कारण वो एक 3 स्टार मेज थी। नेचुरली काफी मर्सनरी ग्रुप्स उसे अप्रोच करते थे। एबरस्टीन में रुकते हुए उसने बेल्डन्स मर्सनरीज के लिए काम एक्सेप्ट किया और डेरेक को अपने अंडर ले लिया। डेरेक काफी छोटी उम्र में ग्रुप ज्वाइन कर चुका था और सिर्फ 1 स्टार मैजिक यूज करता हुआ इधर उधर भागता रहता था। क्वेसा की गाइडेंस में उसने एक ट्रू 3 स्टार मेज से बहुत कुछ सीखा। सीन शिफ्ट होता है बेल्डन स्टीयर नाम के टैवर्न में। क्वेसा और डेरेक साथ बैठे होते हैं। क्वेसा एक्सप्लेन करती है कि मेज का ऊपर बढ़ने की डिजायर रखना बिल्कुल नेचुरल है। वो डेरेक के टैलेंट को एक्नॉलेज करती है, लेकिन वार्निंग भी देती है कि एक्सेसिव ग्रीड ग्रोथ को रोक देती है। डेरेक उसकी बात मान लेता है। क्वेसा उसे आंखें बंद करने को कहती है और माना फील करने को बोलती है। काम रहना, माना के ओरिजिन को ढूंढना, उसके फ्लो को ऑब्जर्व करना, डिजायर्ड फॉर्म इमेजिन करना और माना के थ्रू मैनिफेस्ट करना। डेरेक जैसे जैसे फॉलो करता है उसे रियलाइज होता है कि उसका माना ओवरवेलमिंगली पावरफुल है। क्वेसा चुपचाप ऑब्जर्व करती है और नोटिस करती है कि डेरेक की इनेट माना कैपेसिटी काफी इंप्रेसिव है। उसे लगता है कि फील्ड एक्सपीरियंस ने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि उसकी माना मैनिपुलेशन कितनी स्टेबल थी। अचानक डेरेक का माना वायलेंटली सर्च करता है और एक मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है। डेरेक शॉक में आ जाता है। क्वेसा भी हैरान रह जाती है। टैवर्न के बाकी लोग फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कोई बॉम्ब फट गया हो। क्वेसा तुरंत डेरेक का हाथ पकड़ती है और बिना कुछ बोले उसे फॉलो करने का इशारा करती है। बाहर आने के बाद वो डेरेक को वार्न करती है, नोबल्स अपने प्रिविलेजेस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं और मैजिक सबसे बड़ी प्रिविलेज है। इनेट पावर तभी ब्लेसिंग मानी जाती है जब वो नोबिलिटी के पास हो। कभी कभी कोई कॉमनर 3 स्टार तक पहुंचता है, लेकिन वो लोग पूरी जिंदगी मैजिक को डेडिकेट कर देते हैं। जो डेरेक ने यूज किया था वो एक 2 स्टार इल्यूजन स्पेल था, ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन। सिर्फ 14 इयर्स की एज में डेरेक एक 2 स्टार मेज बन चुका था। सिस्टम विंडो अपीयर होती है और बताती है कि 2 स्टार मैजिक एक्सेस अनलॉक हो गया है और ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन लर्न हो चुका है। इसके बाद क्वेसा डेरेक को मिशंस पर ले जाती रही और काफी स्पेल्स पास डाउन किए। कभी कभी वो उसे हाई सोसाइटी के बारे में भी बताती थी, जहां वो पहले नोबल के रूप में रह चुकी थी। 1 साल बाद क्वेसा को एक ऐसा ऑफर मिला जिसे वो मना नहीं कर सकती थी। उसे काउंट एल्वेस्टर के हाउस की प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट किया गया। एल्वेस्टर फैमिली इतनी पावरफुल मार्कग्रेव्स थी कि कैपिटल के आर्च ड्यूक्स भी उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते थे। ऐसी नोबल फैमिली के लिए मैजिक ट्यूटर बनना एक मैसिव ब्लेसिंग थी। जाने से पहले क्वेसा डेरेक को एक 2 स्टार मैजिक टोम गिफ्ट करती है। सिस्टम विंडो डेरेक की लर्न्ड मैजिक लिस्ट दिखाता है। मैजिक मिसाइल फुल मैनिफेस्टेशन, फायरबॉल ट्रांसम्यूटेशन, लाइट क्रिएशन, साउंड बैरियर, ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन, समन गाइड फेरी, डायरेक्शन सेंस और एक्सरे विजन। एक और साल गुजरता है। 16 इयर्स की एज तक डेरेक खुद से 2 और 2 स्टार स्पेल सीख लेता है। उसका रुकने का कोई इंटेंशन नहीं होता। सीन फिर से बेल्डन स्टीयर टैवर्न में आता है। जेडन डेरेक के पास आता है और बताता है कि ड्यूप्लेन फैमिली उसे कांटेक्ट करना चाहती है। डेरेक को रिक्वेस्ट सस्पिशियस लगती है, लेकिन जेडन हंसी मजाक में कह देता है कि ड्यूप्लेन लोग पानी की तरह गोल्ड खर्च करते हैं और उनसे अच्छा रिलेशन फायदेमंद होगा। डेरेक पूछता है टास्क क्या है। जेडन बताता है कि बस आर्च ड्यूक के आउटस्कर्ट्स में मॉन्स्टर्स को थिन आउट करना है। डेरेक को अजीब लगता है कि इतनी पावरफुल नोबल फैमिली इतने छोटे काम के लिए मर्सनरीज हायर कर रही है। वो रिफ्यूज कर देता है। जेडन इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि नोबल्स को स्पेसिफिकली एक मेज चाहिए। ग्रुप में केपेबल मेजेस कम है। डेरेक पूछता है कि सिर्फ मॉन्स्टर्स मारने के लिए मेज क्यों चाहिए। जेडन एक गोल्ड कॉइन देता है और बोलता है ये सिर्फ डाउन पेमेंट है।
ड्यूप्लेन रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के बाद एक क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज करता है कि एक बच्चे को भेजना सही नहीं है जो अभी अडल्ट भी नहीं हुआ। डॉन वॉर के अचीवमेंट सुनने के बावजूद वो डिसअपॉइंटेड होता है। जेडन डेरिक का डिफेंस करता है। क्लाइंट जाने ही वाला होता है कि उसकी वाइफ कुछ विस्पर करती है। एक यंग गर्ल आगे आती है और डेरिक से बात करने का रिक्वेस्ट करती है। मिनट्स के अंदर आर्च ड्यूक ड्यूप्लेन के टेरिटरी में डेरिक सारे गॉब्लिन्स वाइप आउट कर देता है। क्लाइंट्स शॉक हो जाते हैं। टैवर्न वापस आने पर पेलिन गुस्से में डेरिक पर चिल्लाती है, उसे नोबल का डॉग बोलती है। गोल्ड सुनते ही खुद भी जॉब चाहने लगती है और फिर ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है। अगला दिन डेरिक फिर से गॉब्लिन्स एलिमिनेट करता है। उसे प्रेज मिलती है और 2 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड मिलते हैं। फिर एक और कमीशन आता है डायरेक्टली आर्च ड्यूक के एस्टेट से 15 गोल्ड कॉइन्स रिवॉर्ड के साथ। डेरिक अग्री कर लेता है। ड्यूप्लेन मैंशन पहुंचकर डेरिक एस्टेट की ग्रांजर देखकर स्टन्ड हो जाता है। बटलर डायलन अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करता है। हेडमेड कैथरीना भी इंट्रोड्यूस होती है। यंग वुमन हुड हटाकर अपनी असली पहचान बताती है। आइसलैंड एलेना ड्यूप्लेन, एल्डेस्ट डॉटर। वो फॉर्मली डेरिक को अपनी छोटी बहन डेला का मैजिक ट्यूटर अपॉइंट करती है। लास्ट सीन में ड्यूक के बेटे रेग गुस्से में रूम में घुसता है और डेला पर एक्यूजेशंस लगाता है। सर्वेंट्स को मारना, चीजें तोड़ना, लोगों का क्विट करना। ड्यूक उसे डांटता है। वलेरियन बीच में बोलता है लेकिन रेग रुकता नहीं है। मेड जमीन पर बैठी रो रही होती है बिना कुछ कहे। वलेरियन बीच में आता है और रेग से कहता है कि पिता के सामने अपनी आवाज नीची रखे, लेकिन रेग वलेरियन की वार्निंग को इग्नोर करता है और डेला के खिलाफ अपनी शिकायतें जारी रखता है। वो बताता है कि सिर्फ पिछले महीने ही 10 से ज्यादा सर्वेंट्स ने नौकरी छोड़ दी और जब भी डेला का मूड खराब होता है वो बिना सोचे समझे चीजें तोड़ फोड़ देती है। ये कहने के बाद रीग ड्यूक के डेस्क के और करीब चला जाता है और अपनी आवाज ऊपर करते हुए पूछता है कि उसका पिता कब तक उस चीज पर आंखें बंद करता रहेगा जिसे वो एक ठग कहता है। रीग की हद से ज्यादा बदतमीजी देखकर वलेरियन अपनी कुर्सी से उठ जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाता है, उसे तुरंत रुकने का हुक्म देता है। रीग पलटकर वलेरियन को देखता जरूर है लेकिन उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। वो दोबारा अपनी बात अपने पिता पर थोपता है और कहता है कि चाहे डेला बिल्कुल ही यूजलेस क्यों ना हो, उनके पास अभी भी एलाइन है। उसके मुताबिक अब वक्त आ गया है कि डेला को छोड़ दिया जाए। ड्यूक अपने चश्मे उतारता है और शांत लेकिन सख्त आवाज में रीग को बताता है कि यह फैसला उसका नहीं है और उसे इस मामले में आगे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। रीग पीछे हटने से मना कर देता है और बताता है कि उसने पहले ही ग्रैंड स्टीवर्ड से एक मॉनेस्ट्री के बारे में इंक्वायरी करवा ली है। वो कहता है कि वहाँ की फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं और कई नोबल फैमिलीज के बच्चे वहाँ आते जाते रहते हैं। रीग आगे सजेस्ट करता है कि बोझ बनकर जीने से बेहतर होगा कि डेला अपनी जिंदगी भगवान की सेवा में समर्पित कर दे। वो ये भी कहता है कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ देना फैमिली के लिए बड़े ट्रबल्स ला सकता है, तो बेहतर होगा कि अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ड्यूक अचानक अपनी कुर्सी से खड़ा होता है, रीग को सर से पकड़ता है और उसका सर जोर से डेस्क पर दे मारता है। ये करने के बाद ड्यूक गुस्से से रीग को घूरता है और दोबारा दोहराता है कि यह फैसला रीग का नहीं है। यह समझकर कि उसकी बात नहीं मानी जा रही, रीग और भी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि जब फैसला लेने का वक्त आएगा तब ड्यूक को जरूर डिसीजन लेना पड़ेगा। इस पर ड्यूक सिर्फ एक तीखी गुस्से भरी नजर से रीग को देखता रहता है। कमरे के अंदर का टेंशन हवा में लटक जाता है। सीन स्मूथली बाहर शिफ्ट होता है जहां डेरिक और एलाइन ड्यूक के कमरे की तरफ चल रहे होते हैं। एलाइन डेरिक से पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी सबसे छोटी बहन डेला के बारे में कुछ सुना है। डेरिक जवाब देता है कि उसने लेडी डेला का नाम ड्यूप्लेन फैमिली रजिस्ट्री में देखा है। एलाइन हाँ में सिर हिलाती है और कहती है कि डेला शायद पब्लिक में ज्यादा नोन नहीं है। बातें करते हुए रीग और वलेरियन ड्यूक के कमरे से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर एलाइन रुक जाती है और उन दोनों को आवाज देती है, जिससे दोनों स्टोरी लाइन्स एक ही मोमेंट पर मिल जाती हैं। काफी वक्त बाद वलेरियन और एलाइन की फिर से मुलाकात होती है। वलेरियन पूछता है कि एबलस्टीन में उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एलाइन इज्जत से जवाब देती है कि उसकी देखभाल के कारण वो काफी कंफर्टेबल रही। ये सुनकर वलेरियन अपनी अप्रिसिएशन दिखाता है और कहता है कि बाद में आराम से बात करेंगे क्योंकि रीग बैडली इंजर्ड है और उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। एलाइन बिना किसी शिकायत के सिचुएशन को समझ जाती है। इस बीच डेरिक चुपचाप वलेरियन और रीग को ऑब्जर्व करता रहता है, उन दोनों को ध्यान से स्टडी करता है। फिर उसकी नजर पास ही रोती हुई मेड पर पड़ती है और वो उसकी कंडीशन को साइलेंटली नोट कर लेता है। सीन वापस ड्यूक के कमरे में कट होता है। एलाइन और डेरिक ड्यूक के सामने बैठे होते हैं। ड्यूक एलाइन से कहता है कि उसे खुशी है ये सुनकर कि वो एबलस्टीन में ठीक रही। एलाइन जवाब देती है कि ये सब उसकी वजह से है। फिर वो डेरिक का इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि वो एबलस्टीन से लाया गया मैजिक ट्यूटर है और उसने डेला की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर अग्री किया है। ड्यूक डेरिक को देखता है, उसकी छोटी उम्र को नोटिस करता है। एलाइन आगे बात नहीं बढ़ाती और पोलाइटली लीव लेने को कहती है। डेरिक भी ड्यूक को बाव करके रिस्पेक्ट दिखाता है।
दोनों जाने ही वाले होते हैं कि ड्यूक अचानक डेरेक को रोक लेता है। एलाइन कमरे से बाहर चली जाती है और डेरेक अंदर रुक जाता है। ड्यूक कागज पर कुछ लिखते हुए डेरेक को ऑब्जर्व करता रहता है। डेरेक भी मानता है कि वो काफी यंग दिखता है। ड्यूक पूछता है कि क्या डेरेक कुछ हद तक मैजिक यूज कर सकता है। डेरेक जवाब देता है कि वो थोड़ी सी 1 स्टार मैजिक यूज कर सकता है। ये सुनकर ड्यूक हंसा देता है, फिर रियलाइज करता है कि डेरेक को झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। वो कहता है कि ह्यूमिलिटी हमेशा वर्च्यू का साइन नहीं होती। डेरेक चुपचाप सुनता रहता है और फिर मन ही मन सोचता है कि 5 स्टार मेज ग्रैंड ड्यूक ड्यूप्लेन के सामने ह्यूमिलिटी काम नहीं आएगी। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसका डिसरिस्पेक्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। ड्यूक कहता है कि उसे समझ आता है और ये भी कहता है कि ज्यादा टैलेंट कभी कभी आदमी को अंदर से खा जाता है। ड्यूक ये भी ऐड करता है कि डेरेक की एज और कपड़ों से वो मैजिक ट्यूटर जैसा नहीं लगता। डेरेक एक्सप्लेन करता है कि वो एक मर्सनरी है। ड्यूक कहता है कि क्योंकि एलाइन ने उसे चुना है वो और सवाल नहीं करेगा। वो डेरेक को एनेक्स में रहने की परमिशन देता है जहां डेला रहती है और कहता है कि कोई मेड उसे गाइड करेगी। डेरेक को जाने को कहा जाता है। तब डेरेक एक सवाल पूछने की परमिशन मांगता है। ड्यूक अग्री करता है। डेरेक कहता है कि वो एक मर्सनरी है और एक बार कमीशन एक्सेप्ट करने के बाद उसे पूरा करना उसका फर्ज होता है। वो कहता है कि एलाइन ने उसे इसलिए हायर किया है ताकि लेडी डेला मैजिक सीख सके और एक प्रॉपर नोबल की तरह हाई सोसाइटी में एंटर कर सके। ड्यूक पूछता है कि इतनी ऑब्वियस बात क्यों समझा रहा है। डेरेक कहता है क्योंकि उसकी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है। ये सुनकर ड्यूक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। सीन थोड़ी देर डेला पर कट होता है जहां वो गुस्से में एक प्लेट मेड की तरफ फेंक देती है। प्लेट बस थोड़ा सा मिस होती है। अगर लग जाती तो मेड सीरियसली इंजर्ड हो सकती थी। डर के मारे बार बार माफी मांगती रहती है। डेला ठंडे और घमंडी अंदाज में पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि माफी मांगने से कुछ बदलेगा उसकी स्टेटस को देखते हुए। मेड जवाब नहीं दे पाती। डेला गुस्से में उसे अपनी नजर के सामने से हट जाने का हुक्म देती है। वार्निंग देती है कि अगर फिर दिखी तो प्लेट सीधा चेहरे पर मारेगी। मेड कांपने लगती है। सीन एलाइन और जेडन पर शिफ्ट होता है। जेडन पूछता है कि उसने डेरेक को ही क्यों चुना जबकि ड्यूप्लेन के लिए मैजिक ट्यूटर्स लाइन लगाकर खड़े होने चाहिए थे। एलाइन जवाब देती है कि उसने कॉन्टिनेंट के लगभग हर फेमस मैजिक मास्टर को ट्राई किया लेकिन सब ने हार मान ली। वो बताती है कि इसलिए उसने उन लोगों को चुना जो मैजिक यूज कर सकते हैं लेकिन डेस्परेट सिचुएशंस में जी रहे हैं। वो ये भी कहती है कि डेरेक मर्सनरी होने के बावजूद नोबल कल्चर और उनके तौर तरीकों को समझता है। जेडन मुस्कुराता है और कहता है कि डेरेक का मास्टर एक फॉलन नोबल था जो कभी काफी सक्सेसफुल रहा था, इसलिए उसने काफी चीजें सीखी होंगी। एलाइन कहती है कि ये बात लॉजिकल लगती है। वो बताती है कि डेरेक मर्सनरी होने के बावजूद रिफाइंड और काइंड लगा और उसे लगा कि वो डेला को सॉफ्टली कंट्रोल करके गाइड कर सकता है। जेडन हंसकर कहता है कि एलाइन को लोगों को समझने में अभी और सीखना पड़ेगा। एलाइन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। जेडन एक्सप्लेन करता है कि डेरेक स्ट्रीट्स पर बड़ा मेज है जो अडल्ट होने से पहले ही मर्सनरी बन गया था। वो कहता है कि सड़क पर पले लोग सिर्फ रिफाइनमेंट और काइंडनेस से जिंदा नहीं रह सकते। एलाइन ये सुनकर हैरान होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। कहीं और एक डिस्पैच ऑफिसर और एक मेड डेरेक को डेला के कमरे तक ले जाते हैं। दरवाजा नॉक करने पर कोई जवाब नहीं आता। डेरेक खुद दरवाजा खोलता है और अंदर वाले को ग्रीट करता है। वो डेला को पीठ से बैठी हुई देखता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। एंट्री के लिए परमिशन मांगता है। डेला ड्यूक ड्यूप्लेन की सेकंड डॉटर उसे अंदर आने देती है। डेरेक शांति से कमरे में कदम रखता है। अचानक बिना वार्निंग के डेला एक बाल्टी गंदे पानी की डेरेक पर फेंक देती है। डेरेक बिल्कुल चुप रहता है। ये देखकर डेला जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाती है। वो घमंडी भरे अंदाज में पूछती है कि क्या वही मर्सनरी है जिसका जिक्र ग्रैंड स्टीवर्ट ने किया था और उसे सीवर रैट से कंपेयर करती है। डेरेक फिर भी कुछ नहीं बोलता। डेला कुर्सी पर चढ़ जाती है और दोबारा गंदा पानी उस पर फेंक देती है। कहती है कि यह सब उसने उसके वार्म वेलकम के लिए स्पेशली तैयार किया था। वो कहती है कि गटर वाटर में भीगना उस पर ज्यादा सूट करता है। डेरेक बिना कोई रिएक्शन दिए सब कुछ शांति से बर्दाश्त करता है, बिना रेजिस्टेंस के पूरी ह्यूमिलिएशन को झेलता हुआ। जल्द ही डेला के पास गंदा पानी खत्म हो जाता है। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो डेरेक का और ज्यादा मजाक उड़ाना चाह रही थी। डेरेक बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है और सीधा उसकी तरफ देख लेता है। जैसे ही उसकी नजर ऊपर उठकर डेला से मिलती है, उसके अंदर भरी हुई नफरत और गुस्सा फूट पड़ता है। गुस्से में डेला डेरेक को जोर से लात मारती है और चिल्लाते हुए कहती है कि उस जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसे इस तरह देखने की। लात के जोर से डेरेक जमीन पर गिर जाता है। फिर भी डेरेक के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता। उसकी इस बेहिस्सी से और भड़क कर डेला अपना जूता उतार लेती है। वो उसे गंदा कहकर इंसल्ट करती है और जूता उस पर फेंक देती है। इसके बाद वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है और हद से ज्यादा घमंड के साथ डेरेक को कहती है कि अपनी औकात में रहे। वो अपनी टांग से उसे दोबारा लात मारती है
और मजाक उड़ाती है कि उस जैसे लो क्लास इंसान का उसे पढ़ाना एक जोक है। वो डिक्लेयर करती है कि उस जैसे ने कभी भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। सीन ड्यूक के कमरे में शिफ्ट होता है। ड्यूक खिड़की के पास खड़ा बाहर देखता हुआ पहले हुई बातचीत को याद करता है। डेरेक के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे होते हैं कि सिर्फ उसका वहां होना ही इस बात का सबूत था कि लेडी डेला का प्रॉब्लम आसान नहीं है। डेरेक ने पूछा था कि ड्यूक जो लेडी डेला से सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसे पढ़ाने के लिए उसे कितनी अथॉरिटी देने को तैयार है। यादें धीरे धीरे फेड होती हैं और सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। अचानक डेरेक जोर से डेला को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ के जोर से वो जमीन पर जा गिरती है। डेला आंखें फाड़े डेरेक को देखती है। उसके लिए यह मानना मुश्किल होता है कि किसी ने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की। इस पल तक किसी ने कभी उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं किया था। डेरेक गुस्से और इंटेंसिटी से भरी नजरों से डेला को नीचे से देखता है और सख्त आवाज में उसे खड़े होने का हुक्म देता है। सीन 3 साल पहले पर शिफ्ट होता है। एक बार क्वेसा के साथ बात करते हुए डेरेक ने पूछा था कि अगर कोई स्टूडेंट बिल्कुल ही जिद्दी हो और सुनने से इनकार करे तो उसे कैसे सिखाया जाए। क्वेसा ने जवाब दिया था कि सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। डेरेक को यह जवाब ज्यादा आइडियलिस्टिक लगा। उसने पूछा कि अगर ऐसा स्टूडेंट हो जिसे समझना ही मुमकिन ना हो तो क्या किया जाए। क्वेसा ने समझाया कि टीचिंग का असली मतलब होता है स्टूडेंट को बेहतर रास्ते पर गाइड करना। उसका मानना था कि अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस से बातचीत हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो एक अलग स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। जब डेरेक ने पूछा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्वेसा ने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, फियर। स्टूडेंट के दिल में डर एनग्रेव करना जरूरी होता है। यादें खत्म होती हैं और सीन फिर से प्रेजेंट में लौट आता है। डेरेक दोबारा डेला के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और उसे ऑर्डर देता है कि दूसरों के साथ कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट से पेश आए। वो क्लियर कर देता है कि वो अपनी बात 2 बार नहीं दोहराएगा। डेला गुस्से में दांत पीसती हुई खड़ी होती है और रिटेलिएशन में डेरेक को थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उस जैसे इंसान ने उस पर हाथ उठाया। बिना एक पल गवाए डेरेक उसे फिर से थप्पड़ मार देता है। वो दोबारा कहता है कि कंसिडरेशन और रिस्पेक्ट मैंडेटरी है और वो ये बात रिपीट नहीं करेगा। डेला एक टॉन्टिंग स्मर्क के साथ हंस देती है और जोर से डिलिन को बुलाती है, डेरेक पर नोबल लेडी पर हाथ उठाने का इल्जाम लगाते हुए। डिलिन कई मेड्स के साथ भागता हुआ आता है। घबराकर वो डेला की कंडीशन चेक करता है, फिर गुस्से में डेरेक से पूछता है कि उसे लगता है वो क्या कर रहा है। वो वार्निंग देता है कि अगर ग्रैंड ड्यूक को ये बात पता चली तो कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे। डेरेक शांति से एक ऑफिशियल लेटर आगे बढ़ाता है। लेटर में लिखा होता है कि ग्रैंड ड्यूक ड्यूप्लेन ने लेडी डेला की पूरी एजुकेशन अथॉरिटी डेरेक को डेलीगेट कर दी है और जो भी टीचिंग मेथड वो चूज करे उसकी पहले से परमिशन दे दी गई है। लेटर पढ़ते ही डायलिन का चेहरा उड़ जाता है। उसका कंपोजर टूट जाता है। ये देखकर डेला खुद भी शॉक में आ जाती है। एस्टेट के अंदर टेंशन फैल जाता है। अगला सीन दिखाता है कि रियाक का बड़ा भाई गुस्से में डेरेक के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। रियाक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता। वो डेरेक को कॉलर से पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई डेला पर हाथ उठाने की। डेरेक शांत रहकर जवाब देता है कि उसके एक्शंस ग्रैंड ड्यूक के ऑर्डर के तहत अलाउड है। रियाक बीच में बोलता है और अपने पिता को याद दिलाता है कि डेरेक आइसलैंड के थ्रू पर्सनली लाया गया गेस्ट है। ऐसा बिहेवियर आइसलैंड की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। वो ये भी ऐड करता है कि उनके पिता ने भी डेरेक की अथॉरिटी अप्रूव की है। रियाक का भाई डेरेक को फॉलो करने का ऑर्डर देता है और रियाक को अपने ड्यूटीज पर लौटने को कहता है। जाते वक्त रियाक धीरे से डेरेक को बताता है कि उसने पूरी सिचुएशन सुनी है और उसका मानना है कि डेला को होश में लाने के लिए सख्त लेसन जरूरी था। वो प्रॉमिस करता है कि उसका भाई डेरेक को और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। डेरेक सिर्फ शांत गहरी नजर से उसे देखता है। डेरेक रियाक के बड़े भाई के साथ कॉरिडोर से गुजरता है। पीछे रह जाए रियाक मन ही मन साय करता है, सोचता हुआ कि फैमिली अभी भी एक ऐसे बच्चे से क्यों चिपकी हुई है जिसमें कोई उम्मीद नहीं। रियाक का बड़ा भाई डेरेक को एक निगलेक्टेड कमरे में ले जाता है जो पेंटिंग्स और डॉल से भरा होता है। वो बताता है कि ये कभी डेला का कमरा था जब वो मेन हाउस में रहती थी। कमरा काफी समय से अबैंडन था। वो रिवील करता है कि डेला को पहले पेंटिंग का शौक था। जब भी वो अपनी ड्राइंग्स उसे दिखाने को कहती, शर्मा जाती, लेकिन उसने कभी एक भी पेंटिंग कंप्लीट नहीं की। ज्यादातर कैनवसेस आधे खाली ही रह गए। इमोशन में आकर वो डेरेक से अपने पहले गुस्से के लिए माफी मांगता है।
डेरेक कहता है कि कोई बात नहीं और पूछता है कि उसे इस कमरे में क्यों लाया गया है। यहीं से डेरेक का असली चेहरा सामने आता है। वो कहता है कि उसे घमंडी नोबल्स को परेशान करना पसंद है। डेला डर से जम जाती है। डेरेक आगे कहता है कि एक लो बॉर्न कॉमनर के पास नोबल्स को पसंद करने की कोई वजह नहीं होती। वो बताता है कि टीचर बनना सिर्फ एक बहाना था, एक जस्टिफिकेशन जिससे वो उन जैसे नोबल लॉर्ड्स और लेडीज को मार सके। वो कहता है कि उसे उनके चीखने की आवाज बहुत खूबसूरत लगती है। कांपते हुए डेला पूछती है कि क्या उसे लगता है कि इतना सब करने के बाद वो सेफ रहेगा। डेरेक शांति से अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि वो बिल्कुल सेफ रहेगा। वो याद दिलाता है कि उसे वैसे भी मॉनेस्ट्री भेजा जाने वाला है और कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो जाए तो वो सिर्फ अपनी जान देकर माफी मांग सकता है, क्योंकि एक कॉमनर की जिंदगी की बस इतनी ही कीमत होती है। वो ऐड करता है कि वो भाग सकता है और भुला दिया जाएगा, खासकर जब ये लगे कि उसने डुप्लेन फैमिली के लिए एक न्यूसेंस हटा दिया है। डर से टूटी हुई डेला खड़ी होती है और भागने लगती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, अगर पकड़ी गई तो वो मर जाएगी। उसे पता होता है कि ओपन फील्ड क्रॉस करना मतलब तुरंत पकड़ी जाना। अचानक वो गुस्से में झटके से होश में आती है और चिल्लाती है कि उसे लगता है वो क्या कर रहा है। डेरेक उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ कहे उसे घसीट लेता है। डेला चिल्लाती है, उसे छोड़ने का ऑर्डर देती है। वो मेड्स को बुलाती है लेकिन कोई भी बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। डेरेक उसे बाहर ट्रेनिंग फील्ड पर ले जाकर जमीन पर फेंक देता है। डेला चिल्लाती है कि ऐसी हरकतों से कुछ नहीं बदलेगा और पूछती है कि वो होता कौन है उसे सिखाने वाला। डेरेक शांति से कहता है कि क्योंकि कोई सुन नहीं रहा, वो उसे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता है। एक क्रूअल स्मर्क के साथ वो एक्सेप्ट करता है कि उसका मैजिक सिखाने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो डेस्परेशन में कहता है कि अगर डेला एक भी 1 स्टार स्पेल मास्टर कर लेती तो उसे मॉनेस्ट्री भेजने से रोका जा सकता था। वो मानता है कि शायद वो अपने पिता को कन्विंस कर पाता। वो डेरेक से डेला को बचाने की भीख मांगता है। कमरे को और ध्यान से देखते हुए डेरेक नोटिस करता है कि डेला ने मैजिक बिल्कुल छोड़ा नहीं था। किताबों के बीच जगह जगह नोट्स पड़े होते हैं। डेरेक समझ जाता है कि यह स्कूल ऑफ डिसिप्लिन के थ्योरेटिकल टेक्स्ट्स हैं। रिएक्ट का बड़ा भाई कंफर्म करता है कि नोबल्स आमतौर पर इसी स्कूल के थ्रू मैजिक सीखते हैं। डेरेक डिसाइड करता है कि वो इस अप्रोच को ट्राई करेगा। सीन अर्ली मॉर्निंग में शिफ्ट होता है। डेरेक अचानक डेला पर पानी डालकर उसे जगा देता है। किसी वक्त डेला अपनी ब्लड लाइन को लेकर हद से ज्यादा ऑब्सेस करने लगी थी। आखिरकार उसे मेन हाउस से निकालकर एनेक्स में बंद कर दिया गया। रिएक्ट का बड़ा भाई उदासी से कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो इतनी बदल कैसे गई। वो कहता है कि डेला हमेशा से ऐसी नहीं थी जो इतनी नफरत डिजर्व करे। आखिरी सीन में डेला फॉरेस्ट की तरफ भागने का फैसला करती है। उसे लगता है कि जंगल उसका अपना है, वहां से वो सेफ ही मैंशन लौट आएगी और जो मरेगा वो डेरेक होगा, वो नहीं। जब वो भाग रही होती है, डेला पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि डेरेक उसका रास्ता रोकने के लिए एक फायरबॉल बना रहा है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत समझ जाती है कि ये 2 स्टार मैजिक है। उसे समझ ही नहीं आता कि उस जैसा आदमी इतनी ऊंची लेवल की मैजिक कैसे यूज कर सकता है। डेरेक हल्की सी स्मोक के हाथ फायरबॉल उसकी तरफ फेंक देता है। डेला जमीन पर गिर जाती है और बस बाल बाल बचते हुए अटैक से बच जाती है। फायरबॉल उससे छू भी नहीं पाता। डेरेक ऊपर से उसे देखता है और फिर से स्मोक करता है। बिल्कुल कैजुअली बोलता है कि उसका निशाना चूक गया। डेला फिर से जंगल के अंदर भागना शुरू कर देती है। डेरेक उस पर माना एरो से अटैक करता है। डेला मुश्किल से उसे डॉज करती है लेकिन एक पल के लिए भी रुकती नहीं और भागती रहती है। डेरेक उसकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करता है और मानता है कि वो काफ़ी इंप्रेसिव है। उसे यकीन नहीं होता कि जो लड़की पूरा दिन एनेक्स में बंद रहती थी उसकी मूवमेंट इतनी शार्प हो सकती है। डेला बस एक बार पीछे देखकर उसे देखती है लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। भागते हुए डेला अपने मन में सोचती है कि वो और कितनी देर तक भाग पाएगी और क्या सच में इसके पॉसिबल भी है। उसे एहसास होता है कि अगर यही चलता रहा तो पक्की बात है कि वो पकड़ी जाएगी। इसी बीच डेरेक अपना हाथ जमीन पर रखता है और अपनी माना को पूरे जंगल में फैला देता है, सराउंडिंग्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए। वो सोचता है कि ये वही जंगल है जो उसने पेंटिंग में देखा था। वो कंक्लूड करता है कि ये वही जगह होगी जहां डेला बचपन से खेलती आई है। बिना जाने डेला ने प्रकृति के अंदर मौजूद माना को महसूस किया और उस फीलिंग को अपनी पेंटिंग में उतार दिया। ये जगह डेरेक के शक को पूरी तरह कंफर्म कर देती है। तभी अचानक डेला पीछे से एक पत्थर उठाकर डेरेक पर अटैक करती है, उसे हिट करने की कोशिश में। डेरेक तुरंत अपनी तलवार से अटैक ब्लॉक कर लेता है। डेला गुस्से में दांत भींच लेती है। अपनी नाकामी से फ्रस्ट्रेट होकर डेरेक उसकी स्पिरिट की तारीफ करता है।
वो मानता है कि ये समझना कि भागकर वो बच नहीं पाएगी और फिर काउंटर अटैक का डिसीजन लेना बिल्कुल आसान नहीं था। डेला गहरी सांसें लेने लगती है क्योंकि थकान उस पर हावी हो चुकी होती है। डेरेक नोटिस करता है कि उसके पास अब भागने की एनर्जी नहीं बची है। वो उसकी तेज सांस को देखकर पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी शब्द हैं। डेला कड़वे अंदाज में जवाब देती है, मजाक उड़ाते हुए पूछती है कि क्या वो डर रहा है कि कहीं वो माफी न मांग ले। वो कहती है कि बस उसे मार दो और डिक्लेयर करती है कि लो बॉन्स की तरह वो भीख नहीं मांगती। डेरेक उससे पूछता है कि वो ब्लड लाइन के पीछे इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। डेला दांत खींचकर पूछती है कि अगर उसकी नोबल ब्लड लाइन भी छीन ली जाए तो उसके पास बचेगा ही क्या। वो आंसुओं के साथ चिल्लाने लगती है, बार बार मैजिक का नाम लेती है। वो कहती है कि उसने सब कुछ ट्राई किया, अपनी जान की हद तक कोशिश की, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं आया। वो अपनी फेलियर के बारे में बोलती है, मैजिक में पीछे रहना, पेंटिंग में पीछे रहना और हर चीज़ में फेल होना। वो टूट कर पूछती है कि अगर ब्लड लाइन के अलावा कुछ भी नहीं बचा तो वो है कौन। ये सब सुनने के बाद डेरेक अपनी तलवार उठाता है और उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, उसे अलविदा कहता हुआ। उस डिसाइसिव मोमेंट में जब डेला आंखें खोलती है, वो देखती है कि उसने डेरेक के अटैक को अपनी माना से ब्लॉक कर लिया है। डेरेक मुस्कुराता है और उसकी कोशिश की तारीफ करता है, अपनी रूडनेस के लिए माफ़ी मांगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि जो उसने यूज़ किया वो अभी सिर्फ माना मैनिफेस्टेशन है, ट्रू मैजिक नहीं। फिर भी वो मानता है कि उसने काफ़ी अच्छा किया। डेला फूट फूट कर रोने लगती है। बाद में जब डेरेक उसके जख्मों पर बैंडेज बांध रहा होता है, वो बताता है कि डेला वाइल्ड स्कूल से बिलोंग करती है। वो कहता है कि ज़्यादातर नोबल्स डिसिप्लिन स्कूल सीखते हैं। वो समझाता है कि टेक्निकली सब स्कूल सेम होते हैं, लेकिन उन्हें सीखने और मास्टर करने का प्रोसेस काफ़ी अलग होता है। डेला वाइल्ड स्कूल की है, लेकिन उसने डिसिप्लिन स्कूल के थ्योरीज के थ्रू मैजिक सीखने की कोशिश की, इसी वजह से प्रॉब्लम्स आई। वो एग्जाम्पल देता है जैसे गलत साइज के कपड़े पहने जा रहे हों, बॉडी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में फिट करने की कोशिश करना जो उसके लिए बनी ही नहीं। डेला पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो वाइल्ड स्कूल की है। डेरेक बताता है कि उसने उसकी पेंटिंग देखी थी। उसने माना को प्रकृति में महसूस किया और उसे कैनवस पर उतार दिया। वो कहता है कि वाइल्ड स्कूल के मेजर्स बचपन से ही नेचर के अंदर माना महसूस कर पाते हैं। जख्मों का इलाज कंप्लीट करते हुए वो कहता है कि अब उसके लिए चलना मैनेजेबल होना चाहिए। डेला कहती है कि इतना बुरा नहीं है। डेरेक जवाब देता है कि माना मैनिफेस्टेशन के बाद भी उसका रास्ता भी काफ़ी लंबा है। वो कहता है कि कल से वो उसे नेचुरली माना मैनिफेस्ट करना सिखाएगा। डेला दिल से उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। चलते हुए डेरेक उसकी पेंटिंग की तारीफ करता रहता है। अगली सुबह डेला उठकर माना प्रैक्टिस करती है, लेकिन सब कुछ बिगड़ जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो अपने रूम से बाहर निकलती है। इसी वक्त एक मेड सफाई करते हुए गलती से पानी गिरा देती है। मेड तुरंत घुटनों पर बैठ जाती है, बार बार माफ़ी मांगती हुई। डेला शांत अंदाज में बस कहती है कि ध्यान से काम करे और वहाँ से चली जाती है। मेड शॉक में रह जाती है, सोचती है कि उसे मारा क्यों नहीं गया। बाकी मेड्स जमा हो जाती हैं और पूछती है कि क्या लेडी डेलागे सच में उसे नहीं मारा। सब सोचने लगते हैं कि पिछली शाम जब वो बाहर गई थी ऐसा क्या हुआ। डेला डेरेक से माना सीखने जाती है। ये सुनकर डॉन खुशी के आंसू बहा देता है। डेरेक उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है और कहता है कि दोपहर में वापस आना। डॉन सोचता है कि लेडी अब सच में बदल रही है। तभी डेला अपने पुराने रंग में आ जाती है और डेरेक के दरवाजे पर लात मारने लगती है, चिल्लाते हुए पूछती है कि वो कौन होता है उसे ऑर्डर देने वाला। अंदर डेरेक पूरी तरह इग्नोर करता है और शांति से सो जाता है। बाद में दो मेट्स बात करते हुए सफाई कर रही होती हैं। एक कहती है कि आज लेडी डेला ने एक भी प्लेट नहीं तोड़ी। दूसरी कंफर्म करती है कि सुबह पानी गिरने पर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो ये भी सुन चुकी होती है कि लेडी डेला ने अपनी माना मैनिफेस्ट कर ली है। राव वहाँ से गुजरता है, रुककर पूछता है कि उन्होंने क्या कहा। सीन ड्यूक के पास शिफ्ट होता है। ड्यूक डिसबिलीफ में बोलता है कि डेला ने माना मैनिफेस्ट कर ली। वैलेरियन कंफर्म करता है कि ये बात वेरीफाई हो चुकी है। ड्यूक कहता है कि ये बहुत अच्छी खबर है। रेज कहता है कि सिर्फ माना मैनिफेस्टेशन पर इतना खुश होना जल्दबाजी है। वैलेरियन उसे डांटता है कि उनकी बहन ने प्रोग्रेस की है और फिर भी वो एक कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकता। रेज कहता है कि क्या वो डेला के कांड भूल गया है और मॉनेस्ट्री भेजना अभी कैंसिल करना बहुत जल्दी है। ड्यूक चुप रहता है। फिर सीन डेला पर आता है, जो गुस्से में गाल फुलाकर बैठी होती है। डेरेक पूछता है क्या वो सल्क कर रही है। डेला कहती है नहीं, वो गुस्सा है। डेरेक कहता है कि बच्चों जैसे बिहेव करने से कुछ नहीं बदलेगा। डेला इंसिस्ट करती है कि वो ब्रैट नहीं है। डेरेक ठंडी नज़र से देखता है। डेला थोड़ा घबरा जाती है और आखिर मान ही जाती है। डेरेक समझाता है कि अगर थोड़ी सी माना के बाद वो वाइल्ड हो गई तो जल्दी बर्नआउट हो जाएगी। वो एक्सपीरियंस से बोल रहा होता है। रेस्ट भी प्रैक्टिस जितना ही ज़रूरी है।
वो कहता है कि अब काफी रेस्ट हो चुका है, काम पर लगने का वक्त आ गया है। डेला सरकास्टिकली उसे बोरिंग प्रोफेसर बोलती है। डेरेक ठंडे टोन में कहता है फिर कोई कम बोरिंग तरीका ट्राई करे। डेला पैनिक हो जाती है और कहती है कि करंट मेथड ही ठीक है। डेरेक हाथ में माना जमा करता है और कहता है कि आज माना मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस होगी। वो एक्सप्लेन करता है कि फ्लो मास्टर कर लिया तो 1 स्टार स्पेल्स आसान हो जाएंगे। वाइल्ड स्कूल का स्ट्रक्चर लूज होता है और फ्रीडम को प्रायोरिटी देता है, जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करता है। डेला पूछती है कि उसका क्या मतलब है। डेरिक साफ तौर पर क्लैरिफाई करता है कि उसका मतलब बिल्कुल वही है जो सुनने में लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डेला का फ्री स्पिरिटेड नेचर वाइल्ड स्कूल के साथ नेचुरली बहुत अच्छा सिंक करता है। आगे वो ये भी ऐड करता है कि डुप्लेन ब्लड लाइन उसकी नसों में बह रही है, इसलिए टैलेंट की कमी का सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर डेला शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या उसके पास सच में टैलेंट है। डेरिक सीधा कंफर्म करता है और कहता है कि पहली ही कोशिश में आइस वॉल मैनिफेस्ट कर पाना ही इस बात का प्रूफ है कि वो टैलेंटेड है। डेला एक्साइटमेंट में पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो जीनियस है। डेरिक तुरंत उसे करेक्ट करता है और कहता है कि टैलेंटेड होने और जीनियस होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। डेला आर्ग्यू करती है कि दोनों लगभग सेम ही तो होते हैं, लेकिन डेरिक बिल्कुल फर्मली मना कर देता है। उनकी बहस चलती रहती है और पर्सपेक्टिव बाहर शिफ्ट होता है, जहां रीक पास ही खड़ा होता है। वो उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा होता है। अगला दिन आता है। डेला डेरिक के पास आकर बताती है कि वो माना मैनिफेस्ट तो कर पा रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही। अगले दिन वो फिर आती है और दिखाती है कि उसने माना में फ्रॉस्ट इन्फ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन कहती है कि फीलिंग काफ़ी अजीब लग रही है। एक और दिन बाद वो वापस आकर बताती है कि वो माना को महसूस कर सकती है, लेकिन सेंसेशन बिल्कुल गलत लग रही है। उसी शाम डेरिक एक पेड़ के पास बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। डेला गुस्से में उसकी तरफ आती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे एनिक्स के पास रहने को कहा था और उस पर स्लैक करने का इल्ज़ाम लगाती है। वो पूछती है कि क्या उसके फादर ने मैजिक बुक इसी वजह से दी थी। डेरिक शांति से जवाब देता है कि इसीलिए उसे ये बुक दी गई थी। अचानक डेला डेरिक का हाथ पकड़ लेती है और उसे खींचकर ले जाने लगती है। अनाउंस करती है कि वो फाइनली सक्सेसफुल हो गई है और एक्साइटमेंट में बताती है कि उसने बिल्कुल उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक माना को फ्लो करना सीख लिया है और उसे जल्दी चलने को कहती है। सीन अंदर शिफ्ट होता है, जहां वलीरियन डेरिक का वेट कर रहा होता है। डेरिक एंटर करता है और पूछता है कि क्या उसे बुलाया गया था। वलीरियन उसे बैठने को कहता है और बोलता है कि बात करनी है। बैठने के बाद वलीरियन पूछता है कि डेला कैसी चल रही है। डेरिक रिपोर्ट करता है कि उसने काफ़ी प्रोग्रेस की है, लेकिन 1 स्टार स्पेल मास्टर करने में अभी वक्त लगेगा। वलीरियन इस बात को एक्नॉलेज करता है और बताता है कि उसकी माँ सोशल गैदरिंग से नेक्स्ट वीक तक वापस आ सकती है। वो डेरिक को वार्न करता है कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो ये भी कहता है कि अभी जो मैंशन में लोग हैं वो ठीक हैं, लेकिन आमतौर पर नोबल्स को कॉमनर्स का इंपॉर्टेंट पोजीशंस में होना पसंद नहीं होता। वो ऐड करता है कि डेरिक ये बात सबसे अच्छी तरह समझता है। डेरिक कहता है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा और पूछता है कि क्या बस इतनी ही बात थी। तब वलीरियन अचानक ड्रामेटिक हो जाता है और इमोशनल टोन में कहता है कि डेला अब उसके साथ खेलती ही नहीं है। ये सुनकर डेरिक बिल्कुल स्टन हो जाता है। वलीरियन अपना ड्रामा जारी रखता है और याद करता है कि बचपन में डेला कैसे मुस्कुराते हुए उसे वेलकम करती थी। वो उसे एक परफेक्ट एंजल बताता है और सोचता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वो फिर से डेला का फेवर जीत सके। डेरिक पूछता है कि वो उससे ये सब क्यों पूछ रहा है। वलीरियन जवाब देता है क्योंकि डेला अब सिर्फ डेरिक के पीछे ही घूमती रहती है। इसी वक्त सीन कट होता है, जहां डेला कहीं और डेरिक को ढूंढ रही होती है। वलीरियन फिर टॉपिक चेंज करता है और एक्साइटमेंट के साथ डेरिक को कुछ दिखाता है। वो बताता है कि उसने मेड से डॉल्स बनाना सीखा है और प्राउडली पूछता है कि क्या ये डेला जैसी नहीं लगती। वो क्लेम करता है कि ये डॉल भाई बहन के प्यार से भरी हुई है। डेरिक सीधा पूछता है कि क्या वो किसी को कर्स करने की कोशिश कर रहा है। वलीरियन उसे बोलता है कि वो इन चीज़ों में बिल्कुल यूजलेस है। कुछ समय बाद नया सीन स्टार्ट होता है, जहां एक लेडी डेरिक के पास आती है। वो कहती है कि उसने उसके बारे में काफ़ी सुना है और खुशी जताती है कि फैमिली को इतना केपेबल मैजिक ट्यूटर मिला इसलिए। वो अपना नाम मियला डबलेन डुप्लेन बताती है और कहती है कि वो डेरिक के होम टेरिटरी को एक गिफ्ट भेजना चाहती है। डेरिक कामली जवाब देता है कि वो किसी हाउस या टेरिटरी से बिलोंग नहीं करता और वो एक कॉमनर है। ये सुनकर लीडी विजिबली शॉक हो जाती है। एक हफ्ते पहले एक शानदार कैरेज एक पावरफुल नोबल एस्टेट के गेट्स के सामने खड़ी होती है।
उसकी चमक फैमिली की पावर और वेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। अंदर यंग नोबल वुमन एस्लिन अपना काम खत्म करके निकलने की तैयारी कर रही होती है। जाने से पहले वो एस्टेट ऑफ डेला की जिम्मेदारी एक सफेद बालों वाले मर्सनरी डेरेक को सौंप देती है। कहती है कि उसे तुरंत एवरिन लौटना होगा। डेरेक बिना किसी हिचकिचाहट की जिम्मेदारी एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। कैरेज दूर से दूर जाती रहती है। एस्लिन अचानक रुक जाती है। उससे याद आता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देना भूल गई। घबराकर वो बताती है कि फैमिली की मेट्रियार्क एक हफ्ते के अंदर वापस आने वाली है और डेरेक को सावधान रहना चाहिए। जब पूछा जाता है कि क्या इतनी चिंता जरूरी है, तो वो अपनी माँ को चलती फिरती दहशत बताती है, एक ऐसी शख्सियत जिसका सामना कोई बिना तैयारी के नहीं करना चाहता। मैंशन के अंदर एक ग्रैंड ऑफिस में टेंशन भर चुकी थी। मेट्रिया गुस्से में फट पड़ती है जब उसे पता चलता है कि सबसे छोटी डॉटर के लिए एक कॉमन मर्सनरी को ट्यूटर बनाया गया है। पेट्रियार्क शांत रहकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कहती है कि सबसे छोटी ब्लॉन्ड लड़की उनकी ब्लड लाइन का सबसे कीमती खजाना है और उसे किसी लो ओरिजिन इंसान के हाथ नहीं छोड़ा जा सकता। आखिरकार ग्रैंड ड्यूक अपने चश्मे उतारकर मानते हैं कि उनकी चिंता भी कुछ हद तक सही है। वो बताते हैं कि नोबल ट्यूटर्स भी ये जिम्मेदारी छोड़ चुके थे, लेकिन डेरेक का नाम एस्लिन की रिकमेंडेशन पर आया था। मेट्रियार्क कमरे में चक्कर लगाती रहती है और कहती है कि हमारी लीनिएज के बच्चे को पढ़ाने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो सजेस्ट करती है कि अब जब लड़की ने माना मैनिफेस्ट कर ली है, तो डेरेक की जगह अपने भाई फ्लैम को लाया जाए। पेट्रियार्क पूछता है कि क्या बॉर्डर कमांडर को प्राइवेट ट्यूटर बनाना रीजनेबल है। वो डिसमिस कर देती है, कहती है कि एवेस्टाइन का हाई सोसाइटी ज़्यादा डेंजरस बैटलफील्ड है। उसकी सबसे बड़ी चिंता अपकमिंग डेब्यू बॉल है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी बेटी का मजाक उड़ाया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका ट्यूटर अननोन है। इसी बीच ऑफिस का दरवाज़ा खुलता है और बड़े बेटे वलीरियन अंदर आता है। वो अपनी माँ को शांत होने को कहता है, याद दिलाता है कि वो सिर्फ बहस करने नहीं आई थी। लेकिन बात बिगड़ जाती है। मेट्रियार्क उसे साइड होने को कहती है। तब दूसरा बेटा रीग बोलता है और कहता है कि असली सवाल ट्यूटर का स्टेटस नहीं, बल्कि उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो मानता है कि कॉमनर ट्यूटर अनयूजुअल हो सकता है, लेकिन अगर स्किल है तो वही काफ़ी होना चाहिए। रेग ने प्रपोज किया कि वो खुद डेरेक को एक मैजिक डुअल के थ्रू टेस्ट करेगा, लेकिन पेट्रियार्क ने बिना किसी हेजिटेशन के इस आइडिया को डिसमिस कर दिया। उसने पूरी सर्टेनिटी के साथ कहा कि डेरेक अनडिनाएबली पावरफुल है और इस बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए। ये अनएक्सपेक्टेड तारीफ सुनकर रेग बिल्कुल चुप हो गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने अपना फोकस बदला और सजेशन दिया कि डेरेक को टेस्ट करने के बजाय डिला को टेस्ट किया जाए। उसका कहना था कि अगर उसका इंस्ट्रक्टर सच में कैपेबल है तो उसकी प्रोग्रेस अब तक क्लियरली दिखनी चाहिए। पेट्रियार्क ने इस प्रपोजल पर गहराई से सोचा। कुछ ही देर बाद रेग कमरे से बाहर निकल गया, वलीरियन के रोकने की कोशिश को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए। वलीरियन ने उससे पूछा कि उसके इरादे क्या हैं और खासकर एक बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड बच्ची को चैलेंज करना कितना क्रूअल है, ये बात उसे समझ आती है या नहीं। इस पर रेग ने ठंडे और बेरहम टोन में जवाब दिया। उसने कहा कि उसे यकीन ही नहीं होता कि डिला सच में अपने डार्क पास्ट से बदल सकती है। वलीरियन ने इंसिस्ट किया कि चाहे कुछ भी हो, वो उनकी बहन है और फैमिली होने के नाते उन्हें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। रेग ने इस बात का मजाक उड़ा दिया। उसने ओपनली अपनी रिजेंटमेंट दिखाते हुए कहा कि ब्लड टाइज जैसी चीज़ों का उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उसका कहना था कि डिला का एग्जिस्टेंस ही फैमिली की रेपुटेशन के लिए एक थ्रेट है और उसे दुनिया से छुपाकर ही रखना चाहिए। वलीरियन उसे जाते हुए देखता रह गया। रेग के शब्दों में छिपी कड़वाहट ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस पल के बाद पूरे मैंशन पर एक भारी और अनसेटलिंग अनीज छा गई। अगली सुबह जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, एक चिड़िया एस्टेट के बाहर चुपचाप बैठी दिखाई दी, नए दिन के आने का संकेत देते हुए। बिना किसी वार्निंग के डिला गुस्से के तूफान की तरह डेरेक के रूम में घुस आई। उसने एक ऑफिशियल स्क्रोल उठाकर सीधा उसकी बुक पर पटक दिया, जबरदस्ती उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए। उस स्क्रोल में लिखे अल्टीमेटम बिल्कुल क्लियर था। अगर डिला अपकमिंग मैजिक डुअल हार गई तो डेरेक को तुरंत डिसमिस कर दिया जाएगा। डेरेक ने इस पर बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दिया। उसने शांति से एक्सेप्ट किया कि उसका अपोनेंट एक एक्सपीरियंस्ड 1 स्टार मेज है और माना कि यह फाइट आसान नहीं होगी। उसकी ये बेपरवाही डिला को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि वो इस बात को सीरियसली ले।
डेरेक बस इतना कहता है कि वो सिर्फ वही काम करता है जिसके लिए उसे पैसे मिले हैं और उसे अपनी पेमेंट ऑलरेडी काफ़ी मिल चुकी है। उसका ये जवाब डिला को बिल्कुल हिलाकर रख देता है। वो शॉक्ड और शेकन रह जाती है। एक हफ्ते बाद ग्रैंड डची का झंडा जोर से लहराता है और लॉन्ग अवेटेड डुएल का दिन आ जाता है। ट्रेनिंग कोर्टयार्ड को पूरी तरह तैयार किया जाता है और नोबल्स और सर्वेंट्स दोनों ही क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ जमा हो जाते हैं। पेट्रियार्क अपनी कमांडिंग प्रेजेंस के साथ आता है। उसके साथ उसकी अभी भी इरिटेटेड पत्नी होती है। डेरेक उन्हें रिस्पेक्ट से ग्रीट करता है। उनके इंटेंस स्क्रूटनी के बावजूद बिल्कुल काम और कंपोज्ड रहता है। पेट्रियार्क डेरेक को गौर से देखता है। उसकी शांति के पीछे छिपी हुई हिडन कॉन्फिडेंस को महसूस करता है। तभी भारी कदमों की आवाज आती है। रेग बैटलफील्ड पर कदम रखता है। उसकी प्रेजेंस से ही हॉस्टिलिटी टपकती है। वो साफ कर देता है कि ये कोई सिंपल डुएल नहीं होने वाला। उसका इरादा अपनी बहन को कंप्लीटली क्रश करने का होता है। डिला रेड हुड पहने आगे बढ़ती है। प्रेशर भले ही ओवरवेलमिंग हो, लेकिन उसका चेहरा फोकस्ड होता है। वो एक आखिरी बार डेरेक से पूछती है कि वो इतना इंडिफरेंट क्यों है। डेरेक उसे बताता है कि उसका माना अब स्टेबलाइज हो चुका है और उसका पोटेंशियल फाइनली जाग रहा है। वो याद दिलाता है कि उसकी नसों में नोबल ब्लड बह रहा है और ट्रू मास्टरी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से आती है। कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन के बावजूद डिला अपनी कमजोरियों को मान लेती है। वो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करती है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। वो अपनी रियल डिटर्मिनेशन दिखाते हुए कहती है कि वो सिर्फ डेरिक के साथ ही पढ़ना चाहती है और किसी भी रिप्लेसमेंट को रिजेक्ट करती है। कुछ पलों के लिए डेरिक बस चुपचाप उसकी आंखों में झांकता रहता है। फिर पहली बार वो इंटरवीन करने का डिसीजन लेता है। वो मानता है कि उसे नोबल डुएल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि अगर डिला सच में जीतना चाहती है तो वो उसे रियल फाइट जीतना सिखाएगा, सिर्फ फॉर्मल डुएल नहीं। जिंदगी भर डिला का मजाक उड़ाया गया था। लोग कहते थे कि उसमें टैलेंट नहीं है, कि फेमस ट्यूटर्स भी उसे छोड़कर भाग गए, कि डुप्लेन लिनिएज धीरे धीरे खत्म हो रही है। यहां तक कि ये कहा जाता था कि उसका पैदा होना ही एक गलती थी। लेकिन अब सुबह के सूरज के नीचे खड़ी डिला की आंखों में आग जल रही थी। वो बैटलफील्ड पर कदम रखती है, न एक नोबल की बेटी के रूप में, न किसी की बहन के रूप में। डेरेक की डिसाइपल, एक ऐसी मेज के रूप में जो अपनी जगह दुनिया में खुद बनाना चाहती है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।